सब। आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। आप ये मान के चलें कि अब तक आपका आधा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इस चैप्टर की बस अब मात्र 1 या 2 क्लासेस बची हैं। ठीक है, 1 या 2 क्लासेस में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, एक्चुअली में जो हमने मोशन जो पढ़ा है ना, इतनी सारी चीजें हमने जो पढ़ी हैं, टॉपिक्स इतने सारे जो पढ़े हैं, उन सबको हम ग्राफ की मदद से और इजीली समझ सकते हैं और इजीली हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ वाला पार्ट क्या होता है, देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कह देते हैं या पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं, बात एक ही होती है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, देखो होता क्या है इसमें समझ लेते हैं। सबसे पहले यहां पर ये होता है, देखो हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, दोनों का हम पॉजिटिव वाले ही लेंगे, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इधर नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक, तो यहां पर मान लो आपको इसको क्या मान लिया हमने, टाइम एक्सिस, और ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस एक्सिस या पोजीशन एक्सिस। ठीक है, अब आपको इसका ग्राफ दिया हुआ है, सपोज करो आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, यानी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। आपसे पूछा जाता है कि बताओ ये ग्राफ किस चीज का है। ठीक है, पता है कई बच्चों को समझ नहीं आ पाता है कि हमें इसका जवाब कैसे देना है। तो पता है इन ग्राफ को हमें रीड करना होता है। कैसे इन ग्राफ को रीड करेंगे, देखते हैं। देखो आप यहाँ पर देखो, इधर जो है ये क्या है, हमारा जीरो होता है, ओरिजिन होता है, यहाँ पर डिस्टेंस भी जीरो है और टाइम भी जीरो है। ठीक है, टाइम इधर बढ़ता जा रहा है थोड़ा थोड़ा, डिस्टेंस यहाँ पर इतना है, सपोज करो कोई भी एक वैल्यू मान लो 20 मीटर है अभी यहाँ पर। ठीक, टाइम बढ़ा, डिस्टेंस अभी भी 20 मीटर है, टाइम और बढ़ा, अभी भी 20 मीटर है। मींस टाइम तो क्या होता जा रहा है भाई, बढ़ता जा रहा है। टाइम क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा। डिस्टेंस हमारा उतना का उतना है। मुझे बताओ ऐसा कब होगा कि जब टाइम बढ़ता जा रहा है और डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, पोजीशन चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब यही तो होगा कि ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रही, मतलब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रही। और ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही तो उसका मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट जब भी रेस्ट में होगी तो उसका आपने ग्राफ इस तरीके से बनाना है। इसके बाद एक ग्राफ आएगा ये वाला, अगर ऐसा ग्राफ बनता है तो इसका क्या मतलब होता है, तो देखो ध्यान से समझना है। टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है, और ये जो बढ़ रहा है ना, टाइम के साथ साथ जो डिस्टेंस बढ़ रहा है, एक रेगुलर इंटरवल से बढ़ रहा है। मतलब जैसे जैसे यहाँ पर हम मान लो 2, 4, 6, 8 हमने मान लिया, इधर मान लिया 10, 20, 30, 40, तो हर 2 सेकंड पर डिस्टेंस हम देखेंगे 10-10 मीटर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज कब होती है, किसमें पढ़ा था हमने, यूनिफॉर्म मोशन में। तो ये ग्राफ हो जाएगा हमारा किसका, यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, इसके बाद एक ग्राफ और आएगा, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। अगर ग्राफ देखो ऐसे जा रहा है, एक कर्व्ड अगर वो शेप ले रहा है, ठीक है ना, इस तरह से, तो ये होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इसमें कोई रेगुलर इंटरवल टाइम या डिस्टेंस का नहीं होता, इसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह देंगे। ठीक, अब एक ग्राफ आता है ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। देखो ये आपका एक ग्राफ है और ये आप लोगों के लिए टास्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। कौन है वो बच्चा जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और इसका जवाब दे सकता है। ठीक है, तो आपने मुझे इसका जवाब देना है अभी के अभी। मैं इसमें थोड़ा हिंट सा दे देता हूँ आपको। देखो क्या हो रहा है इसमें कि टाइम जो है देखो बढ़ता जा रहा है, मतलब टाइम इधर बढ़ता है, डिस्टेंस इधर बढ़ता है। यहाँ पर अगर आप देखें इसमें, ठीक है, टाइम तो हमारा इतना ही है, लेकिन डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस कंडीशन में आप बताएंगे ये कि ग्राफ कौन सा है, क्या ये बताता है हमको। ठीक है, चैलेंज है आप लोगों के लिए, आप बताओ मुझे अभी के अभी। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसके बाद आएंगे हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होते हैं, देखो सुनो, ये भी अलग अलग आएंगे। सबसे पहला हम बात देखेंगे ये ग्राफ, इधर टाइम आएगी और वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, अगर ये ग्राफ इस तरह का बन रहा है, देखो टाइम बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर क्या है, ये वेलोसिटी इतनी है, सपोज करो 10 20 30 40 40 मीटर पर सेकंड आपको वेलोसिटी दी हुई है, तो जीरो टाइम पर वेलोसिटी कितनी है 40। टाइम बढ़ता रहा, वेलोसिटी लेकिन क्या रही, उतनी रही। तो अगर टाइम बढ़ता जा रहा है और ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से अगर मूव करते जा रही है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म मोशन, या ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब अगर सेम है, जिस वेलोसिटी से चलना शुरू किया था काफी टाइम बाद भी अगर उसकी वेलोसिटी उतनी ही रहती है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा उसका, जीरो। तो अगर जीरो एक्सेलरेशन आ जाए तब उसका ग्राफ आप यही बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आएगा ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये आता है, ये होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ठीक है, टाइम और वेलोसिटी एक रेगुलर इंटरवल बढ़ते रहेंगे तो एक्सेलरेशन इसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, सेम एक्सेलरेशन रहेगा। इसके बाद एक ग्राफ आता है हमारा, ये ऐसे अगर बनेगा ग्राफ, टाइम बढ़ता जा रहा है और वेलोसिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब यहाँ पर पता है क्या हो रहा है कि इनिशियल देखो ज्यादा है और फाइनल क्या होगी, हर पॉइंट पे कम होगी, तो ये होता है हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं इसको। ठीक है, एक लास्ट हम और देख लेते हैं यहीं पर ही। अगर ये ऐसे आता है ग्राफ इस तरह से, देखो टाइम है इधर, इधर वेलोसिटी है, यहाँ पर देखो क्या होता था, ये एक्सेलरेशन बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है, यानी ये हो जाएगा हमारा वेरिएबल एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा, ये हमारा वेरिएबल एक्सेलरेशन कह देंगे इसको। समझ में आ गई बात आपको? वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब ये होगा कि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। अच्छा, इसमें अगर कई बार क्या होता है, एक्सेलरेशन ये ग्राफ अगर ऐसे बन जाए, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो टाइम बढ़ता आ रहा है, वेलोसिटी उतनी है, चेंज नहीं हो रही, यानी ये हो जाएगा हमारा कौन सा वाला, इतना वाला पार्ट, यानी कि जीरो एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं कई सारे, वो न्यूमेरिकल्स में समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसकी आप एक पिक जरूर ले लें, ठीक है, और ये आपको काम आएगा बहुत ज्यादा आगे जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, एक डेरिवेशन हमने करना है, शुरू करते हैं उसको। तो स्टूडेंट्स, हमको इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन होती क्या है, पहले हम थोड़ा इसी को समझ लें। ठीक है, देखो हमने कुछ टर्म्स पढ़े हैं अभी फिजिक्स में, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। पता है, इनको यूज करके एक कुछ फॉर्मूला यहाँ पर बन जाते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला है हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। फिर एक होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं पोजिशन टाइम इक्वेशन। फिर तीसरा आता है हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, इसको हम बोल देंगे पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन या वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन भी कह देते हैं इसको। ठीक है, तो इन तीनों इक्वेशंस, ये जो फॉर्मूले हैं, ये कैसे आए हमने ये देखना है, इसका डेरिवेशन हमने देखना है। ठीक है, तो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आप ये समझ लीजिए कंफर्म आता है ये जो डेरिवेशन है इसका। ठीक है, या तो तीनों इक्वेशंस आ जाती हैं, या दो आ जाती हैं, या कोई सी एक भी आ जाती है। ठीक है, समझना आपको पूरा ही पड़ेगा और बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा इसको, क्योंकि अगर ये डेरिवेशन समझ नहीं आया, चलो डेरिवेशन तो समझ में आप आ ही जाएगा, इसके बाद एक मुश्किल पार्ट और है। मुश्किल पार्ट क्या है इसके, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अच्छे अच्छे बच्चे भी इनके न्यूमेरिकल्स में फंस जाते हैं, वो भी हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की। पहले हम डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, मैं साथ साथ ही कराता रहता हूँ तो सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो देखो सुनो,
ये लिखना जरूरी है पहले कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है वो इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही है और कुछ टाइम बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है किसमें, फाइनल वेलोसिटी v में। ठीक, कितने टाइम में, t टाइम में, और एक्सेलरेशन कितना है उसका a। इसी सारी कंडीशन के लिए हमने ग्राफ बना दिया। ग्राफ हम बनाएंगे कौन सा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, देखो आपने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो ऐसे बनता है, यही तो पढ़ा था आपने, है ना। यहाँ पर आप देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, लेकिन हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है। तो जब अगर वो ऐसा करेगा ना तो वेलोसिटी यहाँ मतलब ग्राफ यहाँ से बनेगा हमारा, इतनी जो ये वेलोसिटी हो जाएगी इसको हम क्या बोल देंगे, u कह देंगे। क्या बोल देंगे, इतनी वेलोसिटी को हम u। ठीक, अब पता है ये हमारा मेन ग्राफ है, इतना आपने बनाना है। इसके बाद बस हम छोटी छोटी क्या कर देते हैं इसमें, एक तरह से कंस्ट्रक्शंस कर देते हैं। ठीक है, कुछ लाइंस हमने ड्रॉ करनी है, तो क्या करो, पहले एक सीधी लाइन यहाँ ड्रॉ करो जो इसको मिला है, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे आप, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, बस। ग्राफ तो हमारा मेन वही होता है। ठीक है, ये हम लाइंस ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमने डेरिवेशन करना है। तो अब देखो सुनो, इनके नाम भी आप दे देंगे, नाम भी अपनी मर्जी से आप कुछ भी दे देंगे, O A B C D E, ये हमने नाम दे दिया। देखो सुनो, ये जो वेलोसिटी है OE, क्योंकि वेलोसिटी वाला हमारा वो है ना एक्सिस है ये, तो ये होगी इनिशियल वेलोसिटी u और ये होगी हमारी फाइनल वेलोसिटी। याद रखना, शुरू हमेशा मतलब मेजर हमेशा हम 0 से करते हैं, तो O से लेकर D तक ये जो वेलोसिटी होगी इसको हम बोल देंगे क्या, फाइनल वेलोसिटी v। तो हमें v की वैल्यू दे रखी है। ये हो गया हमारा यहाँ पर क्या, टाइम हो गया, ये इसके पैरेलल वाली लाइन हो रही है, इसके पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ गई हैं, आपको क्लियर हो रहा होगा ये अच्छे से। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं क्या देखेंगे इसमें। सबसे पहले आप ये देखो कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या थी हमारी, OE, यानी कि u के बराबर। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जो है हमारी उसको हमने क्या बोला, OD। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है OE, ये AB के बराबर भी है ना, उसके पैरेलल एडजस्ट यानी कि u के बराबर। ऐसे ये OD और AC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, v। ठीक है, और जो टाइम है हमारा, टाइम देखो किसके बराबर है, OA इक्वल है किसके, EB के, और इसके भी इक्वल होगा पर उसकी जरूरत नहीं है हमें लिखने की, बस इतना ही लिख देंगे। तो क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहीं से लिख देते हैं। ठीक है, देखो हम एक बात जानते हैं अच्छे से, क्या कि जो एक्सेलरेशन होता है ना, वो किसके बराबर होता है भाई, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम के बराबर होता है। ठीक है, तो अब क्या करो इसमें, एक बात ध्यान से देखना, यहां पर देखो ये जो वैल्यू है, मुझे बताओ AC ये जो दिख रहा है किसके बराबर है, बोलो, AB प्लस BC के बराबर है। AC हमारा किसके बराबर है, AB प्लस BC के, है ना। तो यहां से आप अगर BC की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, इसको इधर ले जाएंगे, AC माइनस AB आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बताओ AC किसके बराबर है, ये टर्म AC इसके बराबर था, और ये किसके बराबर है हमारा, V के बराबर था। AB किसके इक्वल है हमारा, AB हमारा इक्वल है किसके, U के। तो यहां से एक वैल्यू निकल कर आ गई, BC इक्वल टू क्या होता है हमारा, V माइनस U। BC किसके इक्वल आ गया हमारा, V माइनस U के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा या और ये क्या होता है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी। भाई फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो रहा है, यानी क्या हो गया हमारा, चेंज इन वेलोसिटी हो गया, नहीं हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे इसमें,
फॉर्मूला लगा दो वो वाला, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम था, चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या निकल कर आ गया bc, तो bc अपॉन में t हो गया, तो यहाँ से bc की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी 80, bc की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी 80 निकल कर आ जाएगी। ठीक है, इसको हम कुछ यहाँ पर मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो इसको हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। भाई BC इसके बराबर है, BC 80 के बराबर भी है ना, तो V माइनस यू किसके बराबर हो जाएगा 80 के। आप इसको इधर ले जाएंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा U प्लस 80। ठीक है, V इक्वल टू किसके हो जाएगा U प्लस 80, यानी फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ गई। और इस इक्वेशन को हम बोल देंगे क्या, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। क्या बोल देंगे इसको, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन कह देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा, सेकंड वाली इक्वेशन। सेकंड और थर्ड, फर्स्ट वाली देखो आसान थी, सेकंड थर्ड जरा बहुत ज्यादा ध्यान से आपने समझनी है। ठीक, आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ हो, ये आपको क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, आप अगर उसके नीचे का एरिया निकाल दें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप क्या निकाल दें, एरिया निकाल दें, तो पता है हमें क्या पता चल जाएगा उससे, डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा उससे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है भाई, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। ठीक, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, मतलब हमें इतने पार्ट का एरिया निकालना है ये। अब इस पार्ट का एरिया हम कैसे निकालेंगे, देखो आपको यहाँ दिख रहा है, एक ये बन रहा है हमारा क्या, रेक्टेंगल, एक यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, ट्रायंगल। तो अगर हम रेक्टेंगल के एरिया में ट्रायंगल का एरिया ऐड कर देंगे तो पूरा ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा एरिया, है ना। देखो अगर ये रेक्टेंगल में अगर हम ट्रायंगल ऐड कर देंगे तो दोनों को ऐड करके टोटल एक फिगर बन जाएगी। ठीक है, तो हम इस तरह से एरिया निकाल देंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे इसको एरिया ऑफ रेक्टेंगल, चाहो तो रेक्टेंगल का नाम लिख सकते हो OABE, ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, फटाफट से बोलो सभी बच्चे। रेक्टेंगल का एरिया सब जानते हैं ना, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, L इनटू B कर देंगे। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, यही होता है। दिखाई दे रहा है ना नीचे तक, हाँ। तो देखो L इनटू B क्या है, इस रेक्टेंगल के लिए L क्या हो जाएगी, OA, ब्रेड्थ क्या हो जाएगी इसकी, OE, प्लस बेस इनटू हाइट, बेस कितना है ट्रायंगल का, बेस हो जाएगा हमारा EB, और हाइट क्या हो जाएगी इसकी, BC। यही होंगी सारी वैल्यूज। ठीक है, बस लास्ट में एक वैल्यू पुट कर दो। OA कितना था, जल्दी नहीं बोलते चले जाएंगे। OA था हमारा T, OE किसके बराबर था, देखो U के बराबर था। BE किसके बराबर है हमारा, T के बराबर है। और BC, अब BC आपको मिलेगा ही नहीं क्योंकि BC की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे। BC की वैल्यू क्या निकल कर रही है, 80। ये आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगा। तो भाई S इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, S इक्वल टू कितना आ गया हमारा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और इसको हम क्या बोल देंगे स्टूडेंट्स, इसको हम बोल देंगे पोजीशन टाइम इक्वेशन। क्या बोल दिया इसको हमने, पोजीशन टाइम इक्वेशन कह देंगे। ठीक है, दो डेरिवेशन हो गए हमारे। अब हम देखेंगे तीसरा। तीसरा जो डेरिवेशन है ये वाला, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसमें भी आप कैसे स्टार्टिंग करेंगे, ऐसे ही, क्योंकि देखो इसमें s निकालना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो यही चीज यूज करेंगे। क्या, वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। S जो है वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ के बराबर होगा। अब एरिया ऑफ वीटी ग्राफ यानी इसका आपने एरिया निकालना है। अब इसका एरिया तो आप एक बार निकाल चुके हो ना पहले, ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल करके, तो दोबारा निकालेंगे तो यही तो आ जाएगा। तो हम पता क्या करेंगे,
एरिया हम इसका निकालेंगे, लेकिन अब थोड़ा दूसरे तरीके से। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि ये जो शेप बन रही है, जो फिगर ये बन रही है, क्या है ये? आपको दिख रहा होगा दो लाइंस हमारी कैसी हैं, देखो पैरेलल है, और ये दो लाइंस हमारी कैसी हैं, नॉन पैरेलल है। मतलब ये जो शेप होती है, बताओ क्या होती है? ये ट्रेपीजियम कहते हैं ना इसको हम, कि दो साइड्स क्या होती है, पैरेलल, और दो होती है नॉन पैरेलल। तो ये ऐसा ही है, नॉन पैरेलल वाली जो साइड्स है बस ऐसे हो गई है इसमें, और इसको अगर आप टेढ़ा कर देंगे तो ये सेम ये चीज बन जाएगी। मीन्स हमें समझ में आया ट्रेपीजियम है ये। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, ट्रेपीजियम का एरिया निकाल देंगे, ठीक है? और उसका एरिया क्या होता है बताओ, फॉर्मूला बताओ जल्दी से, सोच लिया सबने? फॉर्मूला हो जाएगा इसका क्या, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट, या उनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, देखो यहाँ पर दो पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ये हैं OA और AC का AC, इंटू में हाइट कितनी है, इन दोनों के बीच की हाइट कितनी है, OA, तो हम लिख देंगे OA। तो देखो हाफ इंटू OA कितना था हमारा भाई, वैल्यूज पुट करो जल्दी जल्दी, T, तो OA कितना था T, और AC कितना था, ये रहा AC की वैल्यू ये रही V। गड़बड़ कर दी हमने कुछ, क्या पैरेलल साइड्स ये है ना, OE और AC है ना, OE है ये, तो OE की वैल्यू बताओ कितनी है, U, और ये कितना है हमारा V, U प्लस V, और OA कितना था हमारा T। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो लिखा हुआ है U प्लस V, क्या हम इसको V प्लस U नहीं लिख सकते? भाई आप चाहे 2 प्लस 3 करो, चाहे 3 प्लस 2 करो, आना तो कितना है, 5 ही होता है। तो हम इसको ऐसे करके लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब ये जो T है, T की वैल्यू पता है क्या होगी, V माइनस यू अपॉन में A। क्यों? देखो A बराबर क्या होता है, V माइनस यू अपॉन T, यहाँ से आप T की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी V माइनस यू अपॉन में A। ठीक है भाई, तो वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर, T की जो वैल्यू है क्या पुट कर दी हमने, V माइनस यू अपॉन में A रखनी। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, A प्लस बी A माइनस बी, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग जाएगा किसका, A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर डिवाइडेड बाई A। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो ये जो हमारी इक्वेशन आ गई है, इसको हम क्या बोल देंगे, पोजीशन टाइम इक्वेशन। क्या बोल देंगे इसको हम स्टूडेंट्स, पोजीशन टाइम इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी इक्वेशन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और आपको समझ में भी आ गई होगी। तो ये तीनों इक्वेशंस जो है, इनका डेरिवेशन हमने बोर्ड पर कर दिया है। आप इन तीनों इक्वेशंस की का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ठीक है, ताकि आप इसको एज इट इज कॉपी में भी नोट कर सकें, और खुद प्रैक्टिस इसकी करके देखना जरूर। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, आप भूल जाओगे इसको बिल्कुल ही। ठीक है, तो डेरिवेशन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक, अब डेरिवेशन की प्रैक्टिस हमारी हो गई है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, जो बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और आज ही हम न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट खत्म कर लेते हैं और कोशिश करते हैं चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इक्वेशंस ऑफ मोशन के लगभग हर तरह के इजी वाले भी और जो मुश्किल कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। ठीक है, कुछ इसमें एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं और कुछ उसके क्वेश्चंस हैं। ठीक, अगर आपने ये सिर्फ 5 क्वेश्चंस हैं जस्ट, अगर आपने ये अच्छे से कर लिए और समझ लिए, तो ये समझ लेना कि इस चैप्टर का मतलब इस टॉपिक का जो इक्वेशंस ऑफ मोशन वाला है, इसका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाओ, आप सभी क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, समझते हैं, ध्यान से देखेंगे इसको। ठीक, अच्छा, और एक बात मैं और बता दूं, जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन अगर पूछता हूँ ना कि कमेंट में उसका जवाब दें, ठीक है, तो आप पता है क्या कर रहे करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे 4 दिन बाद उसका जवाब कमेंट में लिखते हैं। ठीक है, तो मुझे पता नहीं चल पाता भाई मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था या कौन सा क्वेश्चन का आंसर है। तो आप 2 काम करा करें, या तो आप उसमें एक जरा सा हिंट लिख दें क्वेश्चन का ये है, या पता है क्या करें, जिस टाइम मैंने क्वेश्चन पूछा है ना, कमेंट में वो टाइम लिख दें। जैसे
5 मिनट 30 सेकंड पर मैंने क्वेश्चन पूछा है ना, या 4 मिनट 10 सेकंड पर मैंने क्वेश्चन पूछा, उससे मुझे आसानी होगी, क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ मुझे पूरी वीडियो देखनी पड़ी है मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था। ठीक है, तो थोड़ा सा एक अच्छा रहेगा इससे ये। चलो, और जवाब जरूर दिया करो, जब आप लोग जवाब देते हो ना कमेंट में तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई बच्चे कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं और कमेंट में जवाब जरूर देते हैं। ठीक है, तो ये काम आपने जरूर करना है। चलो, पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझेंगे भाई। एक ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ट्रेन क्या है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। अब देखो सीधी सी बात, रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब क्या होता है भाई, सब जानते हैं ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। यानी सबसे पहले हमको यही बात पता चले कि u इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, फिर ये कहता है बाद में वेलोसिटी इसकी हो गई 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये बाद में जो वेलोसिटी इसकी हो गई, आप ध्यान रखें इनको चेंज जरूर करना होता है। तो 72 को आप चेंज करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। आप जानते हैं ना कैसे करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई 3600 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा कितना हमारा, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, कितने टाइम में ऐसा हुआ है, 5 मिनट में। पता है इन क्वेश्चंस को करने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो कुछ आपको दिया हुआ है उसको एज इट इज लिखते चले जाओ और जो निकालना है वो लिख दो। तो बस फॉर्मूला पुट कर दो, फिर उसमें देखना कौन सा लगेगा। टाइम यहाँ पर दिया है 5 मिनट, सेकंड में चेंज कर देंगे तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 300 सेकंड हो जाएगा। अब निकालना क्या है, एक्सेलरेशन और एक डिस्टेंस निकालना है। एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्टेंस निकालना है ना। तो देखो आप पता है क्या करेंगे, 3 आपने फॉर्मूले पढ़े थे, इक्वेशंस आपने 3 पढ़ी थी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू क्या होता है हमारा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। उन तीनों इक्वेशन में से कोई भी आपने एक फॉर्मूला यूज करना है। ध्यान देना है कि कौन सा यूज होगा। देखो यहाँ पर u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, t दिया हुआ है। अब तीनों को कंबाइन करके एक ही फॉर्मूला बनता है, क्या, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है किसने दी थी, न्यूटन ने दी थी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम देखेंगे क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v मीटर पर सेकंड वाला लेंगे है ना, ये हो जाएगा 20, ये क्या हो जाएगा 0, a हमें पता नहीं है, t कितना हो गया हमारा 300, ये 0 तो हट जाएगा, 300 इंटू a आ जाएगा है ना। a की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 20 अपॉन में 300, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 1/15। आप एक बात ध्यान रखें, ये जो हमने पढ़ा है ना, a इक्वल टू वी प्लस वी इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, ये और ये दोनों एक ही चीज हैं। आप देखो ना, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, u इधर ले आओ तो अल्टीमेटली यही बन जाएगा। तो अब ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, दोनों वैलिड है। ठीक है, दोनों एक्चुअली में सेम ही है, बस उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग है। ठीक, सेकंड कहता है डिस्टेंस निकालो। अब डिस्टेंस के लिए देखो आपके पास 2 इक्वेशन है, एक तो है कौन सी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक कौन सी है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। आपने ये देखना है कि आपको दिया क्या क्या हुआ है। देखो u दिया हुआ, v दिया हुआ, t दिया हुआ, a हमने निकाल लिया, तो हमारी s निकालना है। s में क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो मैं अगर यहाँ पे लिखूं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरी क्या थी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। आप अगर ये लगाओगे, आपको u पता होना चाहिए, पता है, t पता होना चाहिए, पता है, a पता होना चाहिए, पता चल गया, तो हम ये लगा सकते हैं। क्या ये भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि हमें v भी पता है और u भी पता है और a तो पता ही है ना। तो इसमें कोई भी हम लगा सकते हैं। हम यहाँ पर अपना कोई भी लगा लो, मैं सेकंड लगा रहा हूँ। ठीक, आप थर्ड लगा के देख लेंगे एक बार, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इन क्वेश्चंस को पता है, एक बार खुद से करके जरूर देखना, अभी एक बार सीख लो और कॉपी में ये खुद से जरूर करने हैं। ठीक है, जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी ना, जो जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, मैं सबसे पूछूंगा और सबका मैं चेक करूंगा होमवर्क की, कौन बच्चा घर पे होमवर्क करता था। ठीक, किस किस बच्चे ने होमवर्क किया है। चलो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी थी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u आपको कितना दिया हुआ है, 0। t कितना था बताओ जल्दी, 300 है ना।
ए कितना आया हमारा 1/15 और टी कितना था 300। आप इसको फ्रैक्शन में ना लाओ, ऐसे ही रहने दो तो ठीक रहेगा, ठीक है, कैलकुलेशन आपकी इजी रहेंगी। ये तो 0 ही हो जाएगा पूरा, ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू 1/15 इंटू देखो स्क्वायर है तो 300 इंटू 300 कर दो, इससे ये कट जाएगा 15 दूनी 30, ये कट गया, इससे ये कट गया 10 आ गया, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 3000 मीटर। चाहो तो किलोमीटर में ले लो तो 3 किलोमीटर हो जाएगा 1000 से डिवाइड करके, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई 3000 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अगर आपको नहीं शायद दिखाई दे रहा होगा तो अब आप देख ले, इस तरह से इसका आंसर आएगा कितना 3000 मीटर, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है एग्जांपल 8.6, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। भाई ये कार है, पहले उसकी वेलोसिटी थी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, बाद में उसकी स्पीड या वेलोसिटी कितनी हो गई 36 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। कितने टाइम में हो गई ये 5 सेकंड में। दो ही चीजें पूछी है इसने, एक एक्सेलरेशन बताओ और एक डिस्टेंस बताओ, ये आप खुद करेंगे। कैसे, हिंट दे देता हूं मैं, यू को पहले चेंज करो किसमें मीटर पर सेकंड में, वी को भी चेंज कर दो मीटर पर सेकंड में, टाइम दिया हुआ आपको कितना 5 सेकंड, तो डायरेक्ट हो जाएगा। एक तो पहले ये इक्वेशन लगा दो, दूसरी इक्वेशन ये लगा दो, ये लगा दो, थर्ड वाली लगा दो, आंसर आपने मुझे बताना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आप क्या करोगे, तो इसलिए आप करके दिखाएं मेरे को, सेम क्वेश्चन है, ठीक। चलो अगला, हाँ ये अलग क्वेश्चन है, ये मैं करवाऊंगा। द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कोई कार चल रही थी, उस चलते हुई कार में एकदम से क्या करा हमने, ब्रेक लगा दी, और ब्रेक लगाने से क्या हो गया, कार रुक गई ना। और कितना टाइम लगा, 2 सेकंड लगे उसको स्टॉप होने में, है ना। तो देखो सीधी सी बात है भाई, जब भी कभी कह दे कि कार रुक गई ब्रेक लगाने पर, तो मैंने क्या बात बताई थी आपको, फाइनल वेलोसिटी 0। आप आंख बंद करके उसमें लिख देंगे कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई हमारी 0 हो गई है, ठीक है। तो v इक्वल टू आ जाएगा इसमें 0। एक्सेलरेशन कह रहा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कितना है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे दे रखा है ऑपोजिट डायरेक्शन। पता है ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी हम ब्रेक लगाएंगे एक्सेलरेशन हमेशा ऑपोजिट तो लगेगा। कार देखो मान लो अगर ऐसे जा रही है, ये रही कार, अगर ऐसे जा रही है, ब्रेक लगाया आपने तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि जो वेलोसिटी हमारी यहाँ पर क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी एकदम से 0 हो गई ना, डिक्रीज हो रही है, और एक्सेलरेशन क्या होगा ऑपोजिट लगेगा, ताकि उसको वो रोक सके, अपोज कर सके। तो इसलिए यहाँ पर हम उसको शो करने के लिए, मोशन को शो करने के लिए एक्सेलरेशन की, हम माइनस का साइन लगाएंगे। कौन सा साइन लगाएंगे यहाँ पर, हम माइनस का। जब भी अभी कभी ऐसा आ जाए, कई बार लिखा हुआ भी नहीं होता, ध्यान रखना, अगर उसने बोल दिया कि ब्रेक लगाया है और कार रुक गई, तो अंडरस्टूड है कि एक्सेलरेशन क्या लेना है अपने, माइनस में लेना है, ठीक। कितना टाइम लगा ये सब होने में, 2 सेकंड का समय लगा, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो आपने एस निकालना है। देखो सीधी सी बात हुई, वी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, यू आपको नहीं पता, आपको क्या निकालना है, एस निकालना है। क्या निकालना है, एस, ठीक है। तो आप पता क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उससे आप क्या निकाल दो, u निकाल दो। देखो 0 इक्वल टू यू प्लस ए क्या था -6 इंटू में टी, तो यहाँ से माइनस का 12 हो जाएगा, उधर चला जाएगा, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 मीटर पर सेकंड आ गया ना। u कितना हो गया 12 आ गया। अब लगा दो आप कोई सी भी इक्वेशन, थर्ड लगा दो या सेकंड लगा दो, ठीक है। और आप वैल्यू निकाल देंगे किसकी, s की s की वैल्यू आप निकाल लेंगे, यहाँ पर आंसर इसका आ जाना चाहिए, ठीक है, आ ही जाएगा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है ये एग्जांपल्स हमारे खत्म हो गए हैं। एग्जांपल्स के बाद जो नीचे वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं ना ब्लू वाले, ये वो क्वेश्चन है। बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा भाई, u इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, चलो u 0 हो गया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना है इसका 0.1, ठीक है, ये भी लिख दिया हमने। 2 मिनट के लिए ऐसा मूव करता है ये, चलो 2 मिनट भी लिख दिया। इसको तो चेंज कर दोगे,
120 सेकंड हो गई, ठीक है। वही स्पीड बताना है यानी फाइनल वेलोसिटी बतानी है आपने और डिस्टेंस बताना है। कर लोगे? बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया है, 8.5 करा था हमने, सेम उसके जैसे क्वेश्चन है ये, ठीक है। इन दोनों के जैसा क्वेश्चन है, कर लेंगे इसको। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 5th वाला, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को करवाने के लिए मैं ये मिटो रहा हूँ सारा, तो अगर किसी को नोट करना हो जल्दी से कर लें। क्वेश्चन एक बार पढ़ो ध्यान से, क्या कहता है। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। A stone is thrown in vertically upward direction. एक स्टोन को क्या किया गया है, ऊपर फेंका गया है, ठीक है। पहले पूरा एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। कितने वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो दो जो बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, एक 5 मीटर पर सेकंड। कहता है अगर स्टोन का जो एक्सेलरेशन है इसने मोशन के दौरान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आपको हाइट बतानी है कितनी होगी और कितना टाइम ऊपर पहुंचने में इसको लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखो इसमें बहुत सारी बातें आएंगी, समझेंगे। मैंने आपको जब एक्सेलरेशन वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने एक अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन भी पढ़ाया था, मैं यहाँ पर ये यूज होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझेंगे इसको। एक स्टोन को क्या किया गया है, ऊपर फेंका गया है। एक स्टोन को क्या किया गया है, ऊपर की तरफ ऐसे करके फेंका गया है, ठीक है। कितनी वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो जो हमको वेलोसिटी दी हुई है ये कौन सी हमारी इनिशियल वेलोसिटी, तो यहां लिख देंगे भाई इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। पहली बात ये बताओ, अगर मैंने पत्थर ऊपर फेंका तो ऊपर जाके क्या हो जाता है, पत्थर रुक जाता है ना। देखो यहाँ जाकर रुक गया तभी तो नीचे आया है, मीन्स फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। ये तब भी लिखवाया था मैंने आपको। दूसरी बात मैंने क्या बात बताई थी, एक्सेलरेशन इसका फिक्स रहता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और माइनस में अगर कई जगहों पे क्या होता है 9.8 की जगह 10 दिया हुआ होता है, तो यहाँ पर हमें 10 दिया हुआ है इसलिए हम क्या लिख देंगे, इसको 10 लिख देंगे। बात समझ में आई है वाली? अगर जिसको नहीं समझ में आई, मैंने पूरा टॉपिक समझाया हुआ था, आप लास्ट वाली वीडियो देख ले, उसमें क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाएगा तो एक्सेलरेशन उसका फिक्स होता है कितना, 10 या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हमेशा माइनस में होगा। तो आपको एक तो क्या बताना है कि कितनी हाइट तक पत्थर जाएगा और कितना टाइम लगेगा उसको वहां पहुंचने में, ठीक है। तो यानी एक तो हमें हाइट बतानी है, एक हमें टाइम बताना है। तो सीधा सीधा देखो यू वी और ए दिया हुआ है, तो टी हम निकाल देंगे फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। देखो v इक्वल टू क्या था हमारा, u प्लस ए टी, ठीक है भाई। ये था 0, u कितना था 5, a हमारा कितना था -10 और t पता नहीं था। इसको इधर ले आओगे ना, -5 हो जाएगा, ये कितना था -10 इंटू टी, इससे ये कट जाएगा तो t आ जाएगा कितना 0.5 सेकेंड, यानी 0.5 सेकेंड लगेगा पत्थर को ऊपर पहुंचने में, ठीक है। अब हाइट बतानी है, तो हाइट के लिए सेकंड वाली इक्वेशन लगा दो, या थर्ड वाली लगा दें, आपको थर्ड वाली भी लगानी आ जाएगी एक बार। कैसे लगाएंगे, v आपको दिया हुआ है देखो 0, u दिया हुआ है कितना 5, 2a, a दिया हुआ था कितना -10 इंटू में s या हाइट एक ही बात है ना, तो ये हो जाएगा देखो 25, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा s। तो -25 बराबर -20 इंटू में s, इससे ये कट जाएगा तो s आ जाएगा कितना 25/20, यानी 5 और 20, 5 5 25, 5/4 का मतलब क्या हो जाएगा 4 एकम 4, एक बचा पॉइंट लगा देंगे 10 बन जाएगा, आ जाएगा कितना 4 दूनी 8, 2 बचा 4 5 20, आंसर आ जाएगा इसका 1.25 मीटर। क्या हो जाएगा आंसर इसका 1.25 मीटर। तो ये हमारा यहाँ पर क्या निकल कर आ गया, डिस्टेंस निकल कर आ गया या हाइट निकल कर आ गई, ठीक है ना, कि इतनी हाइट तक क्या है ये ऑब्जेक्ट ऊपर पहुंच जाएगा और कितने टाइम में पहुंचेगा, कितना टाइम उसको लगेगा 0.5 सेकेंड, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो चुका है, आपको समझ में आ गए होंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल। अब एक छोटा सा टॉपिक हमारा और रह गया है, वो भी हम कर लेते हैं और फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और टॉपिक है हमारा क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। शुरू करते हैं। तो देखते हैं अब हम, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है ये। तो देखो भाई, इसको समझने के लिए एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। मुझे एक बात बताओ, जैसे कि रेक्टेंगुलर ट्रैक बना हुआ है, ठीक है, एक आदमी यहां से चलना शुरू होता है, ठीक, वो पहले इधर जाता है, सपोज वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर वो मूव कर रहा है, ठीक है, आदमी कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, अगर उसको इस ट्रैक पर बने रहना है तो जैसे ही मूव करता 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 यहां पर आएगा, ठीक है, मूव करता करता जैसे ही यहां पर आएगा, अब उसे अगर ट्रैक पर बने रहना है तो वो अगर मुझे एक बार बताओ, ट्रैक पर अगर उसे बने रहना है तो यहाँ पर उसको क्या करनी पड़ेगी, डायरेक्शन अपनी चेंज करनी पड़ेगी ना, डायरेक्शन क्या करनी पड़ेगी, अपनी चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक बार डायरेक्शन चेंज कर ली, ऐसे ही भागता भागता जब वो क्या होगा, यहाँ पर जब जाएगा तो फिर डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। मुझे एक बात बताओ, पूरे इसमें जब वो मूव कर रहा है लगातार, तो कितनी बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी उसको, 4 बार। कितनी बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी उसको, 4 बार। इसको याद रखने का ऐसा तरीका रख लो, जितने कॉर्नर्स होंगे उतनी बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। तो यानी कि 4 बार अगर इसकी स्पीड चेंज हुई है, देखो वैल्यू उतनी रही है, मूव तो वो 20 मीटर पर सेकंड से ही कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन उसने क्या करी है, 4 बार चेंज करी है, तो हम बोलेंगे उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। बात समझ में आई, दोबारा सुनेंगे। 20 मीटर पर सेकंड से क्या है, लगातार मूव कर रहा है, लेकिन हर एक कॉर्नर पर आकर वो अपनी डायरेक्शन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। मैंने आपको बात बताई थी कि डायरेक्शन चेंज करने का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी है, मतलब ये क्या है, हमारा वेलोसिटी है। अगर स्पीड में डायरेक्शन अगर ऐड हो जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी कह देते हैं, ठीक है। तो मींस यहाँ पर 4 बार क्या हो रही है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या होता है, मैंने बात बताई थी, एक्सेलरेशन। क्या होता है वेलोसिटी चेंज होने का मतलब, कि इसका जो मोशन है, कैसा मोशन है, इसमें एक्सेलरेशन है कुछ ना कुछ, ठीक है। चलो यहां पर अगर हम आ जाए, सपोज करो ये जो पाथ है ये कुछ इस तरह का हो जाता है, हेक्सागन। यहां से चलना अगर वो शुरू होगा, घूमते घूमते यहां पर अगर आ गया, ठीक है, तो कितनी बार डायरेक्शन चेंज करेगा बताओ, बिल्कुल 6 बार। तो 1 2 3 4 5 और 6 बार क्या करेगा, वो डायरेक्शन अपनी चेंज करेगा, क्योंकि इसमें कितने कॉर्नर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स आ रहे हैं, तो मीन 6 बार वो क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह से मैं अगर पाथ जो है इसका और कुछ इस तरह से कर देता हूं, अब मुझे बताएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स आ रहे हैं, मींस 8 बार वो डायरेक्शन चेंज करेगा। अगर पॉइंट में और बिल्कुल पास पास कर दूं तो उतनी बार डायरेक्शन चेंज करेगा। अगर मैं बिल्कुल ऐसा कर दूं, पॉइंट्स क्या कर दूं, एक दूसरे से मिला दूं, सर्कल बनता नहीं है। अब मुझे बताओ, अगर वो यहां से मूव करना अगर शुरू करता है, मूव करता रहेगा, तो कितनी बार डायरेक्शन चेंज करेगा बताएं। यहाँ पर आपको कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं सर्कल पे, आपका हो गया एक भी पॉइंट नहीं दिख रहा, गलत जवाब। इसके हर एक जितनी भी लेंथ है, अभी समझ लो सारे पॉइंट्स ही हैं, मतलब छोटे 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 पॉइंट से मिलकर ही क्या बना है, सर्कल बना है। मींस ये अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। क्या चेंज होगी, हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। और हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या, हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज होगी। बस समझ में, दोबारा सुनो। सर्कुलर पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अब उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों कहते हैं, समझ लेंगे इसको, ठीक है। मैंने बात बताई कि भाई हर पॉइंट पर क्या हो रहा है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या, हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज होगी। और हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है कि इसका
ये मोशन जो है कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा मोशन है ये, एक्सेलरेटेड मोशन है। और एक्सेलरेशन इसका क्या है, यूनिफॉर्म है, या हम ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड से ये मूव करता जा रहा है। देखो याद रखना, स्पीड तो इसकी क्या है, यूनिफॉर्म है, एक जैसी है, लेकिन वेलोसिटी हम बोलेंगे इसकी यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रही है, बार बार चेंज होती जा रही है। तो इस तरह के मोशन को हम बोल देते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसको हम कहते हैं। ठीक, अच्छा अब एक बात पता है क्या, ये मान लो इस सर्कुलर पाथ की रेडियस है और v वेलोसिटी से क्या है, ये ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, तो आपको अगर इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, आपने पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये पूरा चक्कर अगर काटेगा तो कितना इसने कवर किया, 2πr, और टाइम कितना लग रहा है इसको, इसमें 2πr अपॉन में t, मतलब टाइम कितना लग रहा है t। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारी, 2πr अपॉन में t आ जाएगी। ठीक है, अब एक जरूरी बात पता है क्या, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है, जैसे आप क्या करो, एक धागा लो, धागे में आप क्या करो तो एक पत्थर बांध दो, और उस पत्थर को आप क्या करो, ऐसे जोर जोर से घुमाओ। जब आप उसको ऐसे जोर जोर से घुमाएंगे ना, तो पता है क्या है, आपको एक धागे और अपनी उंगली के बीच एक खिंचाव महसूस होगा। ठीक है, एक टेंशन, आपको टेंशन का मतलब क्या होता है, फोर्स, एक फोर्स आपको महसूस होगा, खिंचाव महसूस होगा। वो क्यों होता है तो समझ लो उसको। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होती है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होती है ना, ये मान लो ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन में, या ऐसे मूव कर रही है, ये लो सर्कुलर मोशन में अगर ये मूव कर रही है, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम बोल देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने बताया ना, सेंटर की तरफ एक खिंचाव सा महसूस होगा, वो एक फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अच्छा ये फोर्स क्योंकि अंदर की तरफ लग रहा है, इतना ही सेम फोर्स एक बाहर की तरफ भी लगता है। आगे हम पढ़ेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ एक आएगा 9 चैप्टर में, कि अगर एक एक्शन होता है तो एक रिएक्शन भी होता है, मतलब अगर एक फोर्स होता है तो उसका अपोजिट भी होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है सेंटर की तरफ लगता है, और एक फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो हमारा बाहर की तरफ लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर हमें हर पॉइंट पर डायरेक्शन अगर बतानी हो तो वो कैसे बताएंगे, तो देखो सुनो, आप ये पत्थर ऐसे मूव कर रहा है ना, आपको अगर इस पॉइंट पर डायरेक्शन बतानी हो तो क्या कर देंगे, उसके टेंजेंट के अलोंग आप मतलब एक लाइन एक ड्रॉ कर देंगे, टेंजेंट पत्थर जो होगा उसके अलोंग मूव करेगा। यहाँ पर अगर आपको डायरेक्शन बतानी हो तो वो इधर जाएगा पत्थर, यहाँ पर अगर बतानी हो तो डायरेक्शन उसकी इधर होगी, यहाँ अगर बतानी हो तो डायरेक्शन उसकी ये होगी। आप इसको ऐसा समझ लो, घूमते हुए पत्थर को अगर आप मुझे बताओ छोड़ दोगे तो क्या वो ऐसा घूमता हुआ जाता है, नहीं, वो घूमते घूमते क्या होगा, जैसे आपने छोड़ा तो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा या इधर जाएगा। तो वो किसके अलोंग जाता है, टेंजेंट के अलोंग आता है। टेंजेंट क्या होता है, ऐसी एक लाइन जो सर्कल को टच करे, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, तो बस यही हमारा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। 9th क्लास के लेवल पर आपने इतना ही पढ़ना है, वैसे इसके आगे का भी होता है, या आपने लेकर इतना ही पढ़ना है। पता है इसका इसी की वजह से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की वजह से ही, सर्कुलर मोशन की वजह से ही जो सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर पाते हैं। हम सैटेलाइट्स को इस तरीके से सेट कर देते हैं कि वो अर्थ के अराउंड क्या कर पाए, रिवॉल्व कर पाए। प्लैनेट्स जितने भी होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर पाते हैं। ठीक है ना, तो ये सारा किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, सर्कुलर मोशन की वजह से। ठीक है, तो स्टूडेंट सर्कुलर मोशन में इतना ही है, और पूरा मोशन वाला जो चैप्टर है हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आता या कोई दिक्कत अगर आती है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, अब इसके बाद एक बात मैं आपको बता दूं, हमने देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं इस चैप्टर के, एक्सरसाइज के तो नहीं करे अभी हमने, लेकिन हमने एग्जांपल्स कर लिए हैं और इंटेक्स्ट क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो ये आपको होमवर्क है कि आपने जल्द से जल्द एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस कर लेने हैं, जो नहीं समझ में आए उनको आपने मुझसे पूछना भी है। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है ये भी आप मुझे बता दें, ताकि आपका नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस में जल्दी से जल्दी बना सकूं। आज के लिए इतना करते हैं बस, थैंक यू।